हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। आज हम सिविल सोसाइटी से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आ रखे हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये टॉपिक आता कहाँ पर है। यह टॉपिक जो गवर्नेंस का सब टॉपिक है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजी, वेरियस ग्रुप एंड एसोसिएशन, उसका यह एक पार्ट है। तो सबसे पहले तो सिविल सोसाइटी होती क्या है। सिविल सोसाइटी से तात्पर्य है कि जो समाज के अंदर जो संगठन होते हैं जो अपने उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं, जैसे एनजीओ हो गया या मीडिया हो गया या फिर दबाव समूह हो गए, ये एक प्रकार से क्या है, एक सिविल सोसाइटी है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आ रखे हैं उनको हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सिविल सोसाइटी के विकास के लिए पूर्व शर्तें क्या हैं? क्या भारतीय लोकतंत्र इसके अनुकूल है? तो ये प्रश्न कह रहा है कि जो सिविल सोसाइटी है उसके विकास के लिए या फिर उसके निर्माण के लिए, अगर निर्माण हो जाए तो वो कैसे किसी देश के अंदर कार्य कर पाए, कैसे किसी राज्य के अंदर कार्य कर पाए, तो उसके लिए, उसके विकास के लिए क्या क्या पूर्व शर्तें हैं। अब यहाँ पर पूर्व शर्तों से क्या तात्पर्य है? अब पूर्व शर्तों से तात्पर्य है कि जैसे कोई आर्मी की भर्ती होती है तो उसमें कुछ पूर्व शर्तें होती हैं, जैसे कि उसे 5-6 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ क्लियर करनी पड़ती है, या फिर उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, या उसका वेट है वो 52 केजी से अधिक होना चाहिए। तो ये क्या होगी, उसकी पूर्व शर्तें होगी। उसी प्रकार जो सिविल सोसाइटी है उसका विकास किसी देश के अंदर हो पाए तो उसके लिए क्या पूर्व शर्तें हैं, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए ताकि जो सिविल सोसाइटी है वो अच्छे से अपना किसी देश के अंदर विकास कर सके। तो ये हो गया पूर्व शर्तों से तात्पर्य। तो हमें यहाँ पर बताना है कि सिविल सोसाइटी किसी देश के अंदर कैसे अच्छे से विकसित हो सके, कैसे अच्छे से अपना कार्य कर पाए, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए किसी कंट्री के अंदर, उनको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। इस प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि क्या भारतीय लोकतंत्र इसके अनुकूल है। हमें पहले तो बताना है कि पूर्व शर्तें निम्न है और उसके बाद बताना है कि भारतीय लोकतंत्र निम्न शर्तें प्रोवाइड करता है। जो हम बताएंगे पूर्व शर्तें कि भारतीय लोकतंत्र पूर्व शर्तों का प्रदान करता है या भारतीय लोकतंत्र उसके अनुकूल है, तो उससे हमें यहाँ पर दिखाना है। तो चलते हैं अपने आंसर पर। अब हम हमारे इंट्रो में क्या बताएंगे, हम इंट्रो में जो दबाव समूह है उसको परिभाषित कर सकते हैं, उसकी परिभाषा के रूप में अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि जो दबाव समूह है वे गैर राज्य गैर लाभकारी सामाजिक क्षेत्र में लोगों द्वारा गठित स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जो राज्य और बाजार से अलग है। वे हितों और संबंधों की विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें समुदाय आधारित संगठनों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी शामिल होते हैं। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो सिविल सोसाइटी है उसके अंदर एनजीओ भी आ जाएंगे, उसके अंदर मीडिया भी आ जाएगा। तो इस प्रकार हम सिविल सोसाइटी की परिभाषा के साथ अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन डिमांड के ऊपर, जो प्रश्न की थी कि सिविल सोसाइटी के विकास के लिए पूर्व शर्तें क्या हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी के विकास के लिए पूर्व शर्तें निम्न हैं, जैसे कि संगठन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर किसी देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर संगठन बनाने की स्वतंत्रता ही नहीं है तो किस प्रकार से एनजीओ बन पाएगा, किस प्रकार से दबाव समूह बन पाएगा और किस प्रकार से मीडिया है वो अपना कार्य कर पाएगा। तो सबसे पहले तो यही पूर्व शर्त है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी तो सिविल सोसाइटी बन पाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब कोई सिविल सोसाइटी वो बन तो गया, कोई संगठन का निर्माण तो हो गया, बट वो संगठन अपना कार्य कर ही नहीं पा रहा, अपने मुद्दों को उठा ही नहीं पा रहा, उसको अभिव्यक्ति ही नहीं है, तो वो अपने कार्य पूर्ण क्षमता के साथ नहीं कर पाएगा। तो ये दूसरी शर्त हो गई। और तीसरी पूर्व शर्त क्या है कि कानून का शासन होना चाहिए। अगर कोई सिविल सोसाइटी है उसको सरकार कभी भी उसका दमन कर सकती है, कभी भी उसको रोक सकती है, तो सरकार से रक्षा के लिए क्या होना चाहिए, न्याय का ढांचा होना चाहिए, एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो सिविल सोसाइटी है उसका संरक्षण कर सके या उसको जो सरकार के दबावों से उसको बचा सके। और सिविल सोसाइटी के विकास के लिए अन्य शर्तें क्या हैं, जैसे मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए या सहिष्णुता और समावेशिता होनी चाहिए समाज के अंदर। और क्या शर्तें हैं, सूचना तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए। अब सिविल सोसाइटी है वो कैसे अपना सुचारू ढंग से कार्य कर पाएगी, उसको सरकार की सारी जानकारी उसको मिले या फिर लोगों की सारी जानकारी उसको मिले, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित कर पाएगी। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, सूचना तक पहुंच भी एक पूर्व शर्त के रूप में होनी चाहिए। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता। अब किसी देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता ही नहीं है, कभी कोई पार्टी आ रही है 1 महीने में 2 महीने में, तो क्या है कि जो सिविल सोसाइटी है वो अपने ढंग से कार्य नहीं कर पाएगी, या फिर उस देश की आर्थिक स्थिति खराब है
तो भी जो कोई सिविल सोसाइटी होगी वह सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सत्ता होगी वह अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की जो सिविल सोसाइटीज होगी उनका दमन करेगी। तो ये तो हमने देख ली कि जो सिविल सोसाइटी के विकास के लिए क्या क्या पूर्व शर्तें हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन पूर्व शर्तों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न का अगला भाग था, भारतीय लोकतंत्र इसके अनुकूल है या नहीं। क्या भारतीय लोकतंत्र इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि जिसमें संगठन की स्वतंत्रता हो या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, कानून का शासन हो, मानवाधिकारों का सम्मान हो, सहिष्णुता और समावेशिता का समाज निर्माण के लिए उसमें उद्देश्य हो, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता की वो बात करता हो। ताकि इस प्रकार की पूर्व शर्तें अगर भारतीय संविधान प्रोवाइड करता है तो जो भारतीय लोकतंत्र है वो क्या हो जाएगा, इसके अनुकूल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि जो अनुच्छेद 19 है वो संगठन बनाने की, अभिव्यक्ति की और सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो जो निम्न शर्तें, पूर्व शर्तें हैं, उनको जो भारतीय लोकतंत्र है वो पूरा करता है। और भारतीय जो संविधान है वो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। वह जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता जैसे मूलभूत सिद्धांत है उनकी भी अप्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से क्या हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था हो गई, यानी कि कानून के शासन की व्यवस्था हो गई। और क्या है, भारतीय समाज है वो सहिष्णु है और भारतीय संविधान है वो सर्वोच्च है। किसी प्रकार की कोई भी सरकार है या कोई भी व्यक्ति है वो कानून जो संविधान है उससे ऊपर नहीं है। तो जो भारतीय संविधान की सर्वोच्चता है जो सभी को क्या समानता का अधिकार प्रदान करती है। तो ये भी एक जो पूर्व शर्त है उसको भारतीय लोकतंत्र पूरा कर रहा है। और मीडिया को भारत में क्या माना गया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। और मीडिया अपने फ्रीली अपने कार्य कर सकता है। तो ये भी क्या होगी, नागरिक समाज है उसकी पूर्व शर्त को भारतीय लोकतंत्र क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। और इसके साथ हम कुछ कमियां भी दिखा सकते हैं कि किस प्रकार जो भारतीय लोकतंत्र है वो जो सिविल सोसाइटी है उसके कार्यों में बाधा बनकर आ रहा है। तो यहाँ पर पहला बिंदु है कि सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन जैसे जो गैर सरकारी संगठन हो गए या फिर जो दबाव समूह हो गए या फिर मीडिया हो गई, उनमें क्या है, सरकारी हस्तक्षेप अधिक है। और क्या है, साथ में जो इस प्रकार के नागरिक समाज है एनजीओ टाइप से, उनका विनियमन बहुत अधिक कड़ा है। जैसे 2017 के अंदर 19,000 एनजीओ का जो सरकार ने फॉरेन फंडिंग बंद कर दी। तो इस प्रकार से कड़ा विनियमन है वो क्या कर रहे हैं, इनके बाधा बनकर आ रहे हैं। और जो सरकार है कभी कभी सेंसरशिप और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देती है, जो कि क्या है, सिविल सोसाइटी के विकास के लिए जो भारतीय लोकतंत्र क्या बना रहा है, प्रतिकूल बना रहा है। क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है तो वो फ्रीली काम ही नहीं कर पा रहा, जो अपने उनके उद्देश्य है उनको वो पूरा नहीं कर पा रहा है। और अगला पॉइंट है पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। जो सिविल सोसाइटी खुद होगी उनमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है, और प्रशासन है उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। और भारत में क्या है, आर्थिक असमानता बहुत अधिक है। तो जिसके कारण क्या हो रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो इस प्रकार के जो सिविल सोसाइटी है उनमें अपना योगदान नहीं निभा पा रहे हैं। तो जो ये क्या बना रहे हैं, सिविल सोसाइटी के विकास के लिए भारतीय लोकतंत्र को प्रतिकूल बना रहे हैं। तो अगर भारतीय लोकतंत्र अगर आर्थिक रूप से सशक्त होता तो सिविल सोसाइटी है वो अच्छे से अपना कार्य कर पाती, अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाती। तो जो ये क्या हो गए, उसके नकारात्मक बिंदु हो गए। तो इसके साथ हम अपने प्रश्न की मेन डिमांड को कंक्लूड कर सकते हैं। और कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि किसी कोई सरकार है या किसी स्टेट गवर्नमेंट है, उसने कोई कदम उठाया हो इस प्रकार की सिविल सोसाइटी के विकास के लिए, उसने कोई स्टेप लिया हो, तो उसको हम केस स्टडी वाइज यूज करके अपने कंक्लूजन को खत्म कर सकते हैं कि बाकी की जो सरकारें हैं उनको भी इससे सीखना चाहिए। जैसे कि जो भारत सरकार की स्वैच्छिक कार्रवाई कोष योजना है वो क्या कर रही है, स्वैच्छिक क्षेत्र का समर्थन करने और नागरिक समाज संगठनों को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि वास्तविकता के भ्रम के स्थान पर सामूहिक वास्तविकता पेश करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए। इस प्रश्न में हम यहाँ पर दो वर्ड देख पा रहे हैं, एक है वास्तविकता का भ्रम और दूसरा है सामूहिक वास्तविकता। हमें यहाँ पर इन दोनों शब्दों के अर्थ जानने हैं। अगर इनके अर्थ जान ली तो हमारा प्रश्न यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो वास्तविकता का भ्रम से क्या तात्पर्य है, वास्तविकता के भ्रम से तात्पर्य है कि जो मीडिया की जिम्मेदारी है वह जो जनता को भ्रमित करने की नहीं है, वह है कि जो वास्तविक रियलिटी जो ग्राउंड पे हो रही है वह दिखाने की है। जैसे कि अभी के एग्जांपल से देख लेंगे हम, जैसे अभी मणिपुर इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन उसकी और किसी भी जो मीडिया हाउस है उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या हो रही है, केंद्र सरकार की बेइज्जती हो रही है। क्योंकि वहीं पर भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वहां से जनता का ध्यान हटाने के लिए मीडिया क्या कर रही है, जैसे सीमा हैदर जैसे केस है उनकी और लोगों का ध्यान फालतू में खींच रही है, ताकि जो वास्तविकता है वहां से ध्यान हटाकर एक भ्रम में डालकर जनता को जो सच्चाई है उससे दूर करना।
बट जो मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए, उस वास्तविकता को प्रकट करना जो कि मणिपुर में हो रही है, ना कि उस वास्तविकता के भ्रम को दिखाना जो कि सीमा हैदर के केस में है। तो आप यहाँ पर प्रश्न को तो समझ गए होंगे। तो अब हमें इस प्रश्न में मीडिया किस प्रकार से वास्तविकता के भ्रम के रूप में अपनी भूमिका निभाता है और उसे किस प्रकार से सामूहिक वास्तविकता को लाने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए, उसको हमें यहाँ पर दिखाना है। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हम इंट्रो में बता सकते हैं कि जो भारत की वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में रैंक है, क्योंकि वास्तविकता के भ्रम के रूप में भारतीय मीडिया है, तभी तो जो भारत की रैंक है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में बहुत नीचे है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भारत की रैंक है 180 देशों में से 161वीं है। और साथ ही हम यहाँ पर जो वास्तविकता का भ्रम है या फिर जो सामूहिक वास्तविकता, इन वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो अभी हमने किया है, उसको भी यहाँ पर थोड़ा लिख सकते हैं। अब मेन बॉडी में हम जो वास्तविकता के भ्रम के रूप में मीडिया है उसको दिखाएंगे और साथ ही जो सामूहिक वास्तविकता के रूप में मीडिया है उसको दिखाएंगे। तो वास्तविकता के भ्रम के रूप में मीडिया कैसे है, जैसे फेक न्यूज फैलाकर या मीडिया स्वयं न्यायपालिका की भूमिका निभाकर। जैसे जो सुशांत सिंह वाला केस था, उसमें जो मीडिया थी वही रिया चक्रवर्ती को दोषी ठहरा रही थी, तो क्या कर रही थी मीडिया, वहां पर न्यायपालिका की भूमिका निभाने लग गई थी। यहाँ पर जो एक वर्ड मीडिया के लिए यूज होता है मीडिया ट्रायल, उस रूप में वो मीडिया अपनी भूमिका निभाने लग गई थी। फेक न्यूज कैसे, जैसे जो 2000 का नोट 2016 के अंदर आया था, तो मीडिया क्या दिखा रही थी उसमें कि 2000 के नोट में चिप है। तो ये मीडिया क्या कर रही है, जो वास्तविक चीजों से ध्यान हटाकर जनता के मन में जो एक भ्रम पैदा कर रही है। और भी पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार की चाटुकारिता करना, जो आप अभी वर्तमान में देख ही रहे हैं। वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का कार्य करना, जैसे कि जो मणिपुर हिंसा को न दिखाकर सीमा हैदर के केस को दिखाना। और मीडिया क्या कर रहा है वर्तमान समय में, विज्ञापन उद्योग के रूप में कार्य कर रहा है। पेड न्यूज चलाकर जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटका रहा है। और वास्तविकता के भ्रम के रूप में मीडिया कैसे हैं कि मीडिया के अंदर रिपोर्ट की विविधता में कमी है। जैसे अगर दिल्ली के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें तो मीडिया लगभग हर घर पहुंच जाएगा कि भाई आपकी सरकार क्या कर रही है, आपको क्या अपेक्षा है और सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए, इस प्रकार से। वहीं अगर नागालैंड के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि वह भी देश का इंटीग्रल पार्ट है, वहां पर मीडिया पहुंचते नहीं है, वहां पर हमें पता ही नहीं कौन सी सरकार है, वहां का कौन मुख्यमंत्री है, कितनी सीट्स है, कैसे वोटिंग होती है, कुछ नहीं पता। तो ये क्या है, ये जो मीडिया का दोगलापन है यहीं पर हमें नजर आता है, जो कि वास्तविकता के भ्रम के रूप में है। अब यहाँ पर प्रश्न का दूसरा भाग था कि सामूहिक वास्तविकता के रूप में मीडिया अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है। तो उसमें मीडिया को क्या करना होगा, जो मीडिया को सबसे पहले निष्पक्ष रिपोर्टिंग करनी होगी, वास्तविक जानकारी है वो जनता तक पहुंचानी है, और तथ्यों का जांच करना और उसका सत्यापन करना है, फैक्ट चेक करना है। जैसे 2000 के जो नोट का फालतू जो फेक न्यूज फैलाई थी, उस पर वैसी न्यूज को पहले जांचे परखे कि वास्तविकता में ये सच है या नहीं है, क्योंकि सीधा सा असर उसका किस पर पड़ता है, जनता पर पड़ता है। और मीडिया अपने कार्यों में व्यापकता लाए, विविध कवरेज करे, देश की हर क्षेत्र की हर समस्या को दिखाए। और मीडिया क्या करे, सनसनी और क्लिक बैट से उसको बचना चाहिए। जैसे ही आज हम यूट्यूब खोलते हैं तो क्या नजर आता है, जो भी किसी भी मीडिया हाउस का आप यूट्यूब के ऊपर चैनल देख लीजिए, वहां पर क्लिक बैट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि जो सीमा हैदर वाले केस में देखे होंगे आपने कि सचिन के दोस्तों ने ये कह दिया या सीमा के दोस्तों ने ये कह दिया। तो इस प्रकार से मीडिया क्या कर रही है, वास्तविकता से दूर बचकर सिर्फ व्यू के लिए काम कर रही है। और साथ ही क्या करना चाहिए, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि मीडिया को पता चल सके कि वास्तविकता में जनता की क्या समस्या है, जनता की अपेक्षा भी जो मीडिया से है वो भी पूरा हो सके। जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो अपनी पूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा सके। और मीडिया को नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और सामाजिक मुद्दों और समाधानों को संबोधित करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न की मेन डिमांड है उसको यहाँ पर एड्रेस कर दिया है। कंक्लूजन में हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो लोकतंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इस चौथे स्तंभ को मजबूत होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार के हम प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विभिन्न स्तरों पर सरकारी प्रणाली की प्रभावशीलता और शासन प्रणाली में लोगों की भागीदारी एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के संदर्भ में उनके संबंधों पर चर्चा करें। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि सरकारी प्रणाली को अगर इफेक्टिव बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। अगर लोगों की भागीदारी होगी सरकारी प्रणाली में तो वो सरकारी प्रणाली क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। और अगर सरकारी प्रणाली इफेक्टिव होगी तो अपने आप लोगों की भागीदारी
अधिक सुनिश्चित होगी, क्योंकि अगर जनता की शिकायतों का तुरंत निवारण होगा या फिर जो आरटीआई वगैरह इजीली फाइल हो जाएगी, इस प्रकार से अगर जो शासन प्रणाली है वो प्रभावशील है तो लोग अधिक से अधिक उसमें भागीदारी निभाएंगे, और अगर लोगों की और अधिक भागीदारी होगी तो शासन प्रणाली क्या होगी, और अधिक प्रभावशील होगी। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर अंतर निर्भर है। तो हमें यहाँ पर भारतीय संदर्भ के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाना है कि किस प्रकार से जो सरकारी प्रणाली और लोगों की भागीदारी सरकारी प्रणाली है उसको प्रभावशील बनाने में भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न को समझ लिया है। तो हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे, हम इंट्रो में बताएंगे कि जो यूएनडीपी के सुशासन के 6 स्तंभ है उसके अंदर यूएनडीपी ने लोगों की भागीदारी है, नागरिकों की भागीदारी को एक घटक के रूप में शामिल किया है। तो इस प्रकार जो सुशासन लाने में या फिर जो शासन प्रणाली को प्रभावशील बनाने के लिए लोगों की भागीदारी आवश्यक है या नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। इस प्रकार से हम अपने इंट्रो की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। अब मेन बॉडी में हम अपनी मेन डिमांड पे आने से पहले यहाँ पर बताएंगे कि शासन प्रणाली के अंदर या सरकारी प्रणाली में लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है, लोगों के पास कौन कौन से तंत्र हैं जिसके माध्यम से लोग हैं सरकारी प्रणाली में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे जो आरटीआई के माध्यम से लोग आरटीआई फाइल करके जो सरकारी प्रणाली है उसकी इफेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं या उसकी जो कमियां हैं उसको उजागर कर सकते हैं, वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और किस प्रकार से लोग अपनी भागीदारी शासन प्रणाली में निभा सकते हैं, दबाव समूहों के साथ कार्य करके, एनजीओ के साथ कार्य करके या जो गैर राज्य अभिनेता है उनके साथ कार्य करके लोग अपनी भागीदारी शासन प्रणाली में सुनिश्चित कर सकते हैं। और भी यहाँ पर कई अन्य तंत्र हैं जैसे सिटीजन चार्टर हो गया या फिर पंचायती राज व्यवस्था हो गई, स्थानीय स्वशासन या फिर सोशल ऑडिटिंग होगी, इसके माध्यम से लोग अपनी भागीदारी शासन प्रणाली में निभा सकते हैं। तो अपन हम यहाँ पर मेन डिमांड में हेडिंग कैसे बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी से सरकारी प्रणाली की प्रभावशीलता में निम्न सुधार कर सकती है। अगर लोगों की भागीदारी होगी तो सरकारी प्रणाली में निम्न सुधार आएंगे, और निम्न सुधार आने से क्या होगा, सरकारी प्रणाली प्रभावशील होगी, जो कि प्रश्न की मेन डिमांड थी। जैसे अगर लोगों की भागीदारी और अधिक शासन में सुनिश्चित होगी तो जो शासन को संचालित करने वाले लोग हैं उनको जो लोगों की समस्याओं के बारे में पता चलेगा। जैसे अगर कमजोर वर्ग के लोग शासन प्रणाली में साथ आएंगे तो उनकी समस्याओं के बारे में जो प्रशासक वर्ग है वह जागरूक होगा और उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा। तो इससे क्या होगा, कमजोर वर्ग की और जो प्रशासन है उसका ध्यान जाएगा। अगर हाशिए पर पड़े लोगों का और सरकार का ध्यान जाएगा तो देश में क्या होगी, सुशासन की स्थापना होगी, और इसके साथ क्या होगी, शासन प्रणाली में प्रभावशीलता आएगी। और दूसरा पॉइंट है कि अगर लोग आरटीआई के माध्यम से, सिटीजन चार्टर के माध्यम से अगर शासन प्रणाली में भागीदारी निभाते हैं तो क्या होगी, शासन प्रणाली के अंदर पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। और शासन प्रणाली में अगर सामूहिक निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी होगी तो जो कार्य संचालित हो रहा है उसमें और अधिक प्रभावशीलता आएगी। शासन प्रणाली में क्या आएगी, प्रभावशीलता आएगी। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे जो पोर्टो एलेग्रे एक ब्राजील का राज्य है, वहां पर 1989 में सहभागी बजटिंग लागू की गई। अब सहभागी बजटिंग से तात्पर्य है कि अगर वह राज्य 1000 रुपए का बजट जारी करता है तो उसका 10% वो क्या करता था, सहभागी बजटिंग के रूप में अलग से रख देता। अर्थात जो 1000 रुपए में से 100 रुपए निकालकर वहां के लोगों को बोलता कि आप अपने अकॉर्डिंग इन 100 रुपए का बजट बनाइए कि आपको कहां पर खर्च करना है, आपको शिक्षा पे खर्च करना है, आपको स्वास्थ्य पे खर्च करना है, आपको स्वच्छता पे खर्च करना है या फिर और अन्य कार्यों में। तो वहां के जो लोग थे वो अपनी जो मेन जरूरतें थी उसके अकॉर्डिंग नीतियां बना पाते उस बजट में से। तो वहां पर क्या हुआ, इससे शहर के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता में सुधार हुआ। तो इस प्रकार से लोगों की भागीदारी जो बजटिंग प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है और उसको अधिक प्रभावशाली बना सकती है। और लोगों की भागीदारी से सरकारी प्रणाली में प्रभावशीलता कैसे आएगी, जैसे संसाधनों का दक्षतम उपयोग होगा। अगर लोगों की भागीदारी अधिक होगी तो जो प्रशासक वर्ग है वो सार्वजनिक हितों की ओर ध्यान देंगे, न कि निजी हितों की ओर। तो इससे क्या होगा, जैसे अभी वर्तमान में बिहार के अंदर पुल कांड हुआ था जिसके अंदर 1700 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार के जो जनता के पैसे का नुकसान है वह नहीं होगा और जो संसाधनों का है वो दक्षतम उपयोग होगा। और अन्य पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि संवेदनशील प्रशासन का निर्माण होगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच का निर्माण होगा। जो प्रशासक वर्ग या जो शासन प्रणाली है वह निचले तबके के अनुसार नीतियां बनाएगा और उससे ऊपर के क्रम में चलता जाएगा। तो यहाँ पर बॉटम टू टॉप अप्रोच की नीति का पालना होगी। लोग स्वयं सरकारी नीतियों से लाभान्वित होंगे। अगर लोग जो शासन प्रणाली है उसमें भागीदारी निभाएंगे तो लोगों को क्या पता चलेगा सरकारी नीतियों के बारे में, तो
उन सरकारी नीतियों से लोग लाभान्वित हो पाएंगे। और क्या होगा कि जो सरकारी कार्यक्रम है वो और अधिक प्रभावी और टिकाऊ होंगे। जैसे जो सामाजिक लेखा परीक्षा होगी, तो मनरेगा जैसी जो योजनाएं हैं उसमें इफेक्टिविटी आएगी। सुशासन और बेहतर सेवा वितरण होगा, समय पर जनता को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, जैसे कि पीडीएस जैसी योजनाएं हैं उनका बेहतर कार्यान्वयन होगा। और अगर लोगों की भागीदारी शासन में होगी तो नए नए आइडियाज सरकार के पास पहुंचेंगे। तो इससे क्या होगा, नवाचार का सृजन होगा और शासन में क्या आएगा, इनोवेशन आएगा। तो ये लाभ होंगे अगर लोग शासन प्रणाली में भागीदारी निभाएंगे, जिसके कारण सरकारी प्रणाली में निम्न लाभ यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके निम्न लाभों को यहाँ पर देख सकते हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो भारत जैसा लोकतांत्रिक देश है उसके लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए या उसके लोकतंत्र को संचालित करने के लिए लोगों की भागीदारी और अधिक आवश्यक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो शासन प्रणाली है उसको तानाशाह बनने से रोकेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह, जागरूक, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाएगा। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 प्रश्नों को देखा है। ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के बैनर पर मिल जाएगा या फिर फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।